हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए आज थोड़ा लेट हो गया है, इसके लिए हम खेद है हमको, लेकिन फिर भी मैं देखिए आपके लिए वीडियो लेकर आया हूँ। मैंने अपनी तरफ से कोई मेहनत पे कोई कसर नहीं छोड़ी है। मैं आपके लिए हमेशा प्रयासरत हूँ और जब तक मैं आपको 100% नंबर नहीं दिलवा देता बोर्ड परीक्षा में, तब तक मैं प्रयासरत रहूँगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही हो या आपको लग रहा हो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सफिशियंट है, तो आप बिल्कुल इसको चैनल को मेरे सब्सक्राइब करिए और लाइक भी ज़रूर करिए। आपके इसी सहयोग से मेरा भी मन करता है कि मैं और वीडियो आपके लिए लाऊं, तो आप लोग बिल्कुल इस पर काम करिए और मैं आपके लिए काम कर ही रहा हूं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखिए आज पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन का चौथा टॉपिक है या पार्ट 4 लेकर मैं आया हूँ आपके लिए। ठीक है, और आज अंतिम है ये। ठीक है, इसके बाद तीसरा जो सेकंड चैप्टर है मानव जनन, उसको शुरुआत करेंगे। ठीक, चलिए देखते हैं इसके बारे में। देखिए पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में आज जो टॉपिक है वो स्त्री केसर है। ठीक है, स्त्री केसर है जिसे हम लोग जयांग के नाम से जानते हैं, और पुमंग हम लोग पढ़ चुके हैं, पुंकेसर हम लोग पढ़ चुके हैं, परागकण के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, काफ़ी चीज़ें हम लोग पढ़ चुके हैं। आज ये लास्ट टॉपिक बचे हैं दोनों, आज मैं इसको ख़त्म कर दूंगा यहीं पे। तो चलिए देखिए स्त्री केसर क्या होता है। स्त्री केसर को जयांग के नाम से भी जानते हैं, स्त्री केसर को गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जानते हैं। स्त्री केसर को जयांग के नाम से भी जानते हैं, स्त्री केसर को गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जानते हैं, और स्त्री केसर को अंडप के नाम से भी जानते हैं। कितने नाम इसके हो गए दोस्तों। स्त्री केसर को जयांग के नाम से भी जानते हैं, स्त्री केसर को गुरु बीजाणुपर्ण के नाम से भी जानते हैं, और स्त्री केसर को अंडप के नाम से भी जानते हैं। यह पुष्पों का मादा जनन अंग होता है, या पुष्पों का मादा जनन अंग होता है। अंडा भी इसमें अंडा भी होते, कितने अंडा भी होते हैं, 3 प्रकार के अंडा भी होते हैं। एक अंडापी, वियुक्त अंडापी, युक्त अंडापी। एक अंडापी, वियुक्त अंडापी, युक्त अंडापी। देखिए एक अंडापी अधिकतर पुष्पों में पाए जाते हैं, वियुक्त अंडापी पुष्पों से अलग हो जाते हैं ये, इसलिए वियुक्त मतलब वियोग होता है ना, वियोग से ही वियुक्त बना हुआ है ये, वियोग मतलब अलग होना। उसी प्रकार वियुक्त अंडापी पुष्पों से अंडापी का अलग होना। युक्त अंडापी, युक्त का मतलब होता है जुड़ना, तो इसमें लिखा है 2 अंडापी मिलकर एक जो अंडापी का निर्माण करते हैं उसे युक्त अंडापी कहते हैं। और युक्त अंडापी और वियुक्त अंडापी जब दोनों को हम आपस में जोड़ेंगे तो उसे बोलेंगे बहु अंडापी। ठीक है दोस्तों, उसके बाद चित्र के माध्यम से देखते हैं। देखिए जो चित्र बना है आपके सामने, ये गुरु बीजाणुपर्ण का ही चित्र है या स्त्री केसर का चित्र है। ठीक है, चलिए देखते हैं चित्र के माध्यम से। देखिए इसके जो सबसे ऊपरी वाला भाग होता है उसे निभाग कहते हैं। गुरु बीजाणुपर्ण के ऊपरी भाग को निभाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है, उसके बाद जो इसका ये स्तर आप देख रहे हैं, एक ये स्तर है इसका, एक ये वाला स्तर है, दूसरा स्तर ये वाला है। तो ये वाला जो स्तर है इसे हम लोग बाह्य स्तर कहते हैं, और जो आंतरिक स्तर है उसे अंतः अध्यावरण कहते हैं। बाहरी स्तर को बाह्य अध्यावरण, आंतरिक स्तर को अंतः अध्यावरण के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, तो क्या अगर बाह्य स्तर क्या बोलेंगे, बाह्य अध्यावरण, अंतः स्तर क्या बोलेंगे, अंतः अध्यावरण के नाम से जानते हैं। उसके बाद देखिए ये वाला स्थान आप देख रहे हैं, ये वाला स्थान जहां पर आके अध्यावरण मिल रहे हैं, जहां पर आकर क्या अध्यावरण आकर जहां पर मिल रहे हैं उस स्थान को बीजांड द्वार कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है बीजांड द्वार क्या है, तो बीजांड द्वार क्या है, जहां पर बाह्य अध्यावरण और अंतः अध्यावरण दोनों आकर आपस में मिल जाते हैं, उसी स्थान को बीजांड द्वार के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, बीजांड द्वार के नाम से जाना जाता है। तो बीजांड द्वार क्या होता है, जहां पर अंतः अध्यावरण और बाह्य अध्यावरण दोनों आकर मिलते हैं। उसके बाद ये वाला जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये बीजांड काय है, जिसके अंदर ये भ्रूणपोष है, वो भ्रूणपोष का जो ये वाला बाहरी वाला हिस्सा है, ये वाला जो हिस्सा है इसे ही हम बीजांड काय कहते हैं। और जो बीजांड काय होता है यह मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, बीजांड काय जिसके अंदर बीजांड सुरक्षित होता है और यह मृदुतक कोशिकाओं से बना होता है। ठीक है, उसके बाद बीजांड काय के अंदर भ्रूणकोष होता है, भ्रूणकोष होता है जो मादा युग्मोद्भिद होता है। क्या होता है, मादा युग्मोद्भिद। पुमंग को हम लोग नर युग्मोद्भिद बोल रहे थे, और भ्रूणकोष को क्या हम बोलेंगे, मादा युग्मोद्भिद बोलेंगे। भ्रूणकोष में होता क्या है, भ्रूणकोष में भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूणकोष में भ्रूण का निर्माण होता है,
और भ्रूण कोश को मादा युग्मोद्भिद के नाम से जानते हैं। यह एक थैलीनुमा संरचना होती है और इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इस भ्रूण में भ्रूण का निर्माण होता है। फिर से एक बार देखिए भ्रूण कोश के बारे में। देखिए भ्रूण कोश जो होता है बीजांडकाय द्वारा सुरक्षित होता है। इसे मादा युग्मोद्भिद के नाम से जानते हैं। यह थैलीनुमा संरचना होती है। इसमें 8 केंद्रक पाए जाते हैं। इसमें भ्रूण कोश में भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है दोस्तों। उसके बाद देखिए ये वाला स्थान, देखिए ये वाला स्थान वो स्थान है जहां पर बीजांड और बीजांड वृंत दोनों जुड़, ये वाला हिस्सा जो है पैर जैसी संरचना, इसे बीजांड वृंत कहते हैं। तो जहां पर बीजांड वृंत आकर बीजांड से मिलता है, बीजांड ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा है बीजांड है और नीचे वाला हिस्सा बीजांड वृंत, तो दोनों आपस में जिस स्थान पर जुड़ते हैं उसे क्या बोलते हैं? नाभिका बोलते हैं। तो पूछा जाए नाभिका क्या होता है? नाभिका क्या होता है? जहां पर बीजांड और बीजांड वृंत आपस में जुड़ते हैं उसी स्थान को नाभिका कहते हैं। बीजांड वृंत ये डंठलनुमा भाग होता है। ठीक है। तो आज हमने गुरु बीजांड पढ़ के बारे में अच्छे से जान लिया है। तो आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा और इसको नोट कर लीजिएगा और ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है। उसके बाद देखिए परागण। परागण क्या होता है? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। ठीक है। जैसे हम लोग कहते हैं, हाँ, जैसे निषेचन क्या होता है? मादा युग्मक का नर युग्मक तक पहुंचना। जब मादा युग्मक नर युग्मक से मिलता है तो चाहे वो हम जीव की बात कर लें, तो प्राणी उनकी बात कर लें, चाहे हम पेड़ पौधों पे चले आए, फिर तो होता क्या है? जैसे हम लोगों में होता है, क्या होता है? नर युग्मक मादा युग्मक जब मिलते हैं उसी प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। पौधों में क्या होता है? परागण होता है। पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण, पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण परागण कहलाता है। क्या होता है परागण? पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना परागकण कहलाता है। ठीक है। वर्तिकाग्र क्या होता है? ये जो बीजांड होता है, बीजांड का सबसे ऊपरी वाला जो भाग होता है ऐसे बना होता है। ठीक है, ऐसे बना होता है, ऐसे करके वो संरचना होती है। तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ऊपर वाला, इसी ऊपर वाले भाग को वर्तिकाग्र कहते हैं और इसी में परागकण आते हैं और अंदर जाते हैं और यहाँ पे भ्रूणकोश होता है, यहाँ पर भ्रूण का निर्माण होता है। ठीक है। तो सबसे ऊपरी भाग को ही वर्तिकाग्र बोलते हैं। तो पराग कणों का वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण होना परागण कहलाता है। परागण 3 प्रकार का होता है: सजात परागण, स्वपरागण, परपरागण। कौन कौन से? सजात परागण, स्वपरागण और परपरागण। तो 3 प्रकार का क्या होता है? परागण होता है। देखिए सजात परागण, ये नाम से आप देख रहे हैं सजात मतलब जिसकी जाति समान हो। अब जाति समान होने का मतलब क्या है? सजात परागण में भाई सजात मतलब जिसकी जाति समान हो। तो इसमें होता ये है कि इसमें जातियां, इस ऐसे परागण में जातियां तो समान होती हैं परंतु उनके आनुवांशिक लक्षण भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये क्या होता है? तो देखिए इसमें होता ये है कि जैसे 2 गुलाब के पौधे हैं, 2 गुलाब के, जैसे कमल का लेते हैं आप, तो कमल के बारे में अच्छे से जानते होंगे। एक सफेद कमल होता है और एक पिंक या गुलाबी कह लो वो कमल होता है। तो देखिए अब कमल तो दोनों हैं, एक सफेद कमल भी है, एक सफेद कमल है और दूसरा लाल कमल है, दोनों अलग अलग कमल है। तो कमल देखिए, अब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ आपको। देखिए एक कमल ये हो गया और एक कमल ये हो गया। ठीक, एक कमल ये कमल जो है ये लाल है और ये कमल जो है सफेद है। ठीक, तो कमल मतलब इनकी जातियां समान है। क्या समान है? जातियां समान है। जातियां समान होने का मतलब ये होता है, जैसे हम लोगों में होता है ना कि पंडित, ठाकुर और तो श्रीवास्तव, जैसे कोई होता है, कोई पंडित होता है, कोई जैसे मान लीजिए शुक्ला है, कोई शुक्ला है और कोई दूसरा वो भी शुक्ला है, तो दोनों शुक्ला क्या होंगे? दोनों जैसे 2 व्यक्ति हैं, एक शुक्ला ये भी एक शुक्ला, तो ये शुक्ला क्या हुआ? दोनों की जातियां तो समान है लेकिन क्या इनके आनुवंशिक लक्षण समान होंगे? भाई ये दूसरे, इनके पिता दूसरे हैं, इनके पिता दूसरे हैं, या दोनों के पिता दूसरे हैं तो इनके आनुवंशिक लक्षण क्या होंगे? भिन्न होंगे। ठीक है दोस्तों। तो उसी प्रकार सजात परागण में क्या होता है? इनकी जातियां तो समान है, ये भी कमल, लेकिन ये लाल कमल है और ये सफेद कमल है। ये करेंगे जाके एक ही जात पर, एक कमल से दूसरे कमल, लेकिन इनकी जातियां तो समान होंगी लेकिन आनुवंशिक लक्षण इनके भिन्न होंगे। ऐसा परागण सजात परागण कहलाता है।
तो सजात परागण क्या होता है? सजात परागण वह परागण होता है जिसमें पौधों की जातियां तो समान होती हैं लेकिन उनके आनुवांशिक लक्षण भिन्न होते हैं। पौधा कमल है, दूसरा भी कमल है, लेकिन एक कमल लाल है और एक कमल सफेद है। ठीक है, समझ गए होंगे। तो यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है इनकी जातियां समान लेकिन आनुवांशिक लक्षण भिन्न होते हैं। कारक की आवश्यकता होती है। अब कारक क्या होते हैं? कारक वे होते हैं जो जैसे अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछ भी लूं, यहाँ पे आपसे क्वेश्चन पूछना बनता भी है कि ये बताइए कि हमारे शरीर में, मतलब मनुष्य के शरीर में कारक किसे कहते हैं? ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको आप लोग ढूंढेंगे। अगर आप लोग इसका आंसर आप लोग दे लेते तो समझ जाइए आपके लिए लगभग 4-5 नंबर का क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको लिखने में बड़ी मदद मिलेगी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन आंसर आपके पेपर में आएंगे बोर्ड परीक्षा में। ठीक है, किस चैप्टर्स होंगे मैं बता दूंगा तो आप तुरंत जान जाएंगे, इसलिए मैं आपको बता नहीं रहा हूं। तो कारक क्या होता है? मनुष्य के शरीर में कारक का काम क्या होता है? कौन होते हैं कारक हमारे शरीर में? ठीक है, आप इसको बताएंगे। ठीक है, इस परिप्रेक्ष्य में कारक हो रहा है, परागण में हो रहा है, तो हमारे शरीर में भी पॉलिनेशन की प्रक्रियाएं होती हैं, है ना। बच्चा जैसे परागण के बाद एक पौधे का निर्माण होता है, उसी प्रकार जनन के बाद एक बच्चे का निर्माण होता है। तो उसी प्रक्रिया के दौरान जो कारक का काम होता है, तो उसी कारक के बारे में मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ठीक है, उसी प्रकार इस प्रकार यहाँ परागण यहाँ भी हो रहा है, पौधों में हो रहा है, तो इसमें भी कारक आया है। तो कारक कुछ और नहीं होता, कारक वे होते हैं जो आनुवांशिक लक्षणों को ले जाने का काम करते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए कारक क्या होते हैं। कारक जैसे पौधों की बात करें तो कारक हवा हो सकता है, वायु हो सकती है, कारक पक्षी हो सकते हैं, कारक कीड़े मकोड़े हो सकते हैं। ठीक है, होता क्या है, परागकण एक पौधे पर है, परागकण क्या, आंधी चली, इस पौधे के परागकण उड़कर इस पौधे पर पहुंच गए, इस पौधे के परागकण इस पौधे पर पहुंच गए, तो जो ले जा रहा है वही क्या कहलाएंगे? कारक कहलाएंगे। अब इस पौधे पर अगर पक्षी बैठा है और पक्षी ले गया इस पौधे पर जाके पहुंचा दिया परागकणों को, चिपक जाते हैं पैरों में, और यहाँ पे बैठ गया तो उस परागकण ही छूट गए, तो पक्षी क्या होगा? कारक होगा। एक पौधा है, ये पौधा ये है, हवा चली, हवा से परागकण इस पौधे से उड़कर इस पौधे पर चले आए, तो हवा क्या हुई? कारक हुई। तो यहाँ पे कारक की आवश्यकता होती है। देखिए उदाहरण में जाति और आनुवांशिक, जाति तो गुलाब है, लेकिन इनके आनुवांशिक लक्षण क्या है? भिन्न है, एक गुलाब लाल है और एक गुलाब सफेद है। उसके बाद स्वपरागण, स्वपरागण समझ, स्वपरागण मतलब स्वयं में परागण, मतलब कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती है, वे स्वयं के पौधे में ही परागण कर लेते हैं। ठीक है, स्वयं के पौधे में क्या होते हैं? परागण कर लेते हैं, उन्हें किसी दूसरे पौधे की आवश्यकता नहीं होती। तो इसमें भी देखिए इनमें आनुवांशिक लक्षण तो समान होते हैं और जातियां भी क्या होती है इनमें? वो भी समान होती है। भाई स्वपरागण मतलब अगर हम खुद में ही सब कुछ कर रहे हैं तो भाई हम ही ठाकुर, हम ही पंडित और हम ही शुक्ला, हम ही मतलब सब कुछ हम ही है, फिर कोई दूसरा नहीं है। तो उसी प्रकार के स्वपरागण का मतलब जब खुद में ही सब कुछ कर रहे हैं तो इसलिए इनके आनुवांशिक लक्षण भी समान होंगे और इनकी जातियां भी समान होंगी। ठीक है, और इसमें कैसे पुष्प पाए जाते हैं? इसमें द्विलिंगी पुष्प पाए जाते हैं। ये जो परागण होता है वो द्विलिंगी पुष्पों में होता है और इसमें भी कारक की आवश्यकता होती है। ठीक है, पर परागण, देखिए पर परागण और सजात परागण दोनों एकदम समान होते हैं। जैसे सजात परागण में जातियां समान थी, आनुवांशिक लक्षण भिन्न थे, उसी प्रकार पर परागण में होता है। इसमें जातियां समान होती हैं लेकिन आनुवांशिक लक्षण भिन्न होते हैं। जातियां समान का मतलब क्या है? कमल तो जातियां समान है लेकिन आनुवांशिक लक्षण भिन्न है, एक का लाल कलर है और एक का सफेद है, तो आनुवांशिक लक्षण भिन्न है और जातियां क्या है इसकी? समान है, और इसमें भी कारक की आवश्यकता पड़ती है। तो आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया होगा कि परागण क्या होता है, सजात परागण। तो मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं, सजात परागण जाति समान, आनुवांशिक लक्षण भिन्न, जाति समान, आनुवांशिक लक्षण भिन्न, कारक की आवश्यकता होती है। स्वपरागण जाति भी समान, आनुवांशिक लक्षण भी समान, कारक की आवश्यकता होती है। पर परागण जाति समान, आनुवांशिक लक्षण भिन्न, कारक की आवश्यकता होती है। अब आपके लिए यहाँ से क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ, अगर आप लोग ढूंढेंगे तो आप लोग को काफी जानने का मौका मिलेगा और आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा आपके पेपर की दृष्टि से। काम आपका ये है कि सजात परागण, स्वपरागण और पर परागण किन पौधों में होता है वो एग्जाम्पल बताना है कि सजात परागण किन पौधों में होता है,
स्वपरागण किन पौधों में होता है और पर परागण किन पौधों में होता है। तो आप इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।